लेडी शीरा मर्चेंट मीटिंग के लिए जा रही होती है, जहां हम देखते हैं रिपीटर और रीटा को भी। रीटा कहती है, लेडी शीरा आपका जर्नी सेफ रहे। दूसरी ओर हम देखते हैं शीरा और रिपीटर को बात करते हुए। शीरा रिपीटर से कहती है, मेरे गैर मौजूदगी में तुम हमारे मैंशन का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने डाटम को मैंशन का हर वो काम समझा दिया है, तुम केवल उसका एग्जीक्यूशन पर ध्यान रखना। रिपीटर कहता है, ठीक है, लेकिन क्या हमें सच में जिन सर्वेंट को डिसमिस किया है उन्हें वापस असाइन करना होगा? अगर उन लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को रिवील करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम क्यों उनके ऊपर पैसा खर्च करें? शीरा ये सुनकर रिपीटर की ओर देखती है और वे कहती है, मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। मैं उस मोमेंट के लिए कुछ दिन और भी वेट कर सकती हूँ, और जो लोग हमारे काम के नहीं उन लोगों को पनिशमेंट मिल चुका है। रिपीटर शीरा का ये शब्द सुनकर हैरान रह जाता है और वे रीटा की ओर देखते हुए कहती है, रीटा, तुमने जो काम किया है वो बेवकूफों का काम है, तुम्हें भी इसका सजा जरूर मिलेगा। इतना कहते ही हम देखते हैं वो लोग वहाँ से डिपार्ट कर देते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं लेडी बोसबॉन की महल, जहाँ एक सर्वेंट वेलिटा को कह रहा था, हमें इंफॉर्मेशन मिली है वे लोग डिपार्ट कर गए हैं मर्चेंट मीटिंग ऑफिस के लिए। हालांकि ऐसा लगता है वे केवल एस्कॉर्ट नाइट को ही अपने साथ लेकर गए हैं। वेलिटा जो कि किताब पढ़ रही होती है, वे कहती है, शीरा लगता है समझदार होते जा रही है, और वे मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सब चीज देख लेना, और हाँ, रीटा के बारे में भूलना मत। वे सर्वेंट कहता है, ठीक है, मैं आपके बातों को समझ गया लेडी वेलिटा। आगे वे मुस्कुराते हुए कहती है, हमने एक और नाइट को भेजा था जिसका नाम गिलबर्ट था, तुम्हें उसके साथ अच्छी तरीके से डील करना होगा। वे सर्वेंट कहता है, वो तो ऑलरेडी एक फेक रिपोर्ट को ब्रिल्टोक्सन के यहाँ सबमिट कर दिया है, तो क्या हमें उससे निपटना जरूरी है? वेलिटा कहती है, बटलर, तुम क्या कहना चाहते हो? वे बटलर कहता है, मुझे माफ कर दें माय लेडी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। वेलिटा आगे कहती है, ध्यान रखना, जो भी तुम काम करने वाले हो उसे अच्छी तरीके से करना, कोई भी उसमें लूप होल को छोड़कर मत आना, और तुम इस बात को भूलना मत, तुम्हारे बेटे ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है और मुझे ये उम्मीद है तुम नहीं चाहोगे उसे अपने फादर के बिना ही ग्रेजुएट होना पड़े। बटलर डरते हुए कहता है, मैं आपके हर वो बात को ध्यान में रखूंगा माय लेडी। तभी वे उस बटलर से कहती है, और हाँ, जल्दी से रोज को खोजो। बटलर रोज का नाम सुनते ही घबरा जाता है। यहाँ हमें रोज के बारे में कुछ बताया जाता है। रोज जो कि एक मैजिशियन होती है और उसका पूरा नाम जाकिम रोज होता है। उसे मैजिक और स्पिरिट आर्ट में महारत हासिल है। वे एक समय पर लेडी बोसबॉन और ब्रिल्टोक्सन के गुरु थे। वे बटलर आगे कहता है, हमें अभी तक ये भी नहीं पता है वे अभी तक जिंदा है या फिर मर गई हैं, लेकिन फिर भी हम उसे हर वो मुमकिन जगह पर खोज कर रहे हैं। वेलिटा कहती है, ऐसा क्या? तो मुझे ये उम्मीद है तुम्हें ये याद होगा, मेरा पेशेंस का भी एक लिमिट है। वे बटलर जो कि पहले से ही घबराया हुआ था, वे कहता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है माय लेडी, मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द खोज कर आपके सामने खड़ा करने की। इधर हम देखते हैं वेलिटा को, जो कि काफी सीरियस हो जाती है और वे अपने पास्ट में हुए घटनाओं को याद कर रही थी। तभी वो मैजिशियन यानी कि रोज कहती है, यंग लेडी, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन आप में विवेक की कमी है, और वही एक कारण है जिसके कारण आप शीरा को सरपास कभी नहीं कर पाएंगी। आप क्यों नहीं अपना जिद को छोड़ देती हैं और अपना प्राइड को भी अपने से अलग कर देती हैं? तभी आप इतना सोचते सोचते वेलिटा गुस्से से
वे चाय की कप उठाती है और वे कहती है तुम गलत हो रोज, जल्द ही वे सब चीज अपने अपने जगह पर होंगे। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं एडन को जो कि दरवाजे को खोलकर अंदर आता है। तभी एक व्यक्ति कहता है यूर एक्सेलेंसी। एडन आगे उससे पूछता है मुझे रिपोर्ट बताओ। वे सोल्जर कहता है हमने अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज सुने थे। जैसे ही हम उस कमरे के अंदर गए हम देखते हैं लेडी रिचल को उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। एडन ये सुनकर आगे बढ़ता है और उसे ठीक करने वाली डॉक्टर से वे पूछता है अभी इसका कंडीशन क्या है। वे डॉक्टर कहता है इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है लेकिन ये जल्द ही रिकवर कर लेगी। एडन आगे पूछता है क्या आपको पता चला इसका ये हालत होने का पीछे क्या कारण था। वे डॉक्टर कहते हैं नहीं, हमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखना होगा। एडन ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। इतने में एडन की नजर रिचल के हाथों पर पड़ता है और वे डॉक्टर से पूछता है इसका नेल फिंगर इस तरह क्यों दिख रहा है, क्या ये चोट लगने की कारण हुआ है। एडन तभी अपने सर्वेंट की ओर देखता है और वे कहता है जल्दी से एक लिस्ट प्रिपेयर करो और उसमें देखो कौन कौन आज अपने पैलेस में आया है। ये शायद सुसाइड अटेम्प्ट हो सकता है लेकिन फिर भी हमें इस पर तहकीकात करना होगा। नीमर जो कि उनके पीछे रहता है वे कहता है ठीक है माई ग्रेस। एडन रिचल का ये हालत देखकर काफी गुस्सा में आ जाता है और वे कहता है हमने लेडी रिचल से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं किया है, इसे हम इस तरह खो नहीं सकते। तभी एडन नीमर से पूछता है क्या आपने लेडी रिचल के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि वे इसे आकर देख सकते हैं। नीमर कहता है हाँ, हमने तो उन्हें कल ही नोटिफाई कर दिया था इसके बारे में। एडन अपने सर पर हाथ रख लेता है और वह कहता है लालत है, सब कुछ हमारे हाथों से पिछलते जा रहा है। तभी एडन डॉक्टर की ओर देखते हुए पूछता है वे सब तो ठीक है, क्या आपको कोई अजीब सा सुगंध यहाँ आ रही है। वे डॉक्टर ये सुनकर चौंक जाता है और वे कहता है सॉरी, आप किस स्मेल के बारे में रेफर कर रहे हैं। एडन कहता है नेवर माइंड, हमें जल्दी से नीचे जाना होगा। और वे खुद से कहता है मुझे इस तरीके की बैड फीलिंग क्यों आ रही है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं शाम के 4 बजे जहाँ शीरा मर्चेंट कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर की ओर आ रही थी और वे खुद से कह रही थी हमेशा की तरह इस बार भी कई सारे कंप्लेंट्स थे। इतने में उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। शीरा को बुलाने वाला वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टिन होता है। वे कहता है आपसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा माय लेडी। शीरा भी मुस्कुराते हुए क्रिस्टिन को ग्रीट करती है और वे कहती है आप कैसे हैं लॉर्ड पेलेविया, मैंने उम्मीद नहीं किया था आपको मैं यहाँ देखूंगी। इतने में शीरा की नजर क्रिस्टिन के हाथों में रखे उस किताब की ओर जाता है और वे पूछती है आपके हाथों में वो क्या है। क्रिस्टिन कहता है क्या आप इसे देखना चाहेंगे, मैंने जो आपको वे बॉम्ब का डिजाइन दिखाया था ये इसी का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का फाइल है। शीरा ये सुनकर कहती है क्या इसे पेलेविया फैमिली अकेला डेवलप नहीं करने वाले हैं। क्रिस्टिन कहता है इसने तो कई सारे मिलिट्री रिव्यू पास कर चुके हैं, काउंसिल में भी सबमिट कर दिया था लेकिन अपर असेंबली में इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। मैंने ये सुना था बोसबॉन ने इसे स्ट्रॉन्गली अपोज किए थे और वे लोग ये दावा कर रहे थे बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मिलिट्री अप्रूवल भी जरूरी है। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है ऐसा क्या। शीरा इतने में अपने मन में कहती है जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था पेलिविया फैमिली को चेक में रखने के लिए बोसबॉन फैमिली बहुत ही ज्यादा
स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रिस्टिन की ओर देखते हुए कहती है, तो क्या तुम जॉइंट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? क्रिस्टिन कहता है, ये तो एक अल्टरनेटिव वे है अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि बिना काउंसिल अप्रूवल लिए मैं इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकता और मेरे पास इसका अलावा कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है। शीरा आगे कहती है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ आपका ये समय बहुत ही मुश्किल से कट रहा होगा लॉर्ड पेलिविया। वे दोनों इसी तरह बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है, मिस सीरा। सीरा हैरानी से पलट कर देखती है और वे देखती है उसके सामने जिन को। सीरा उसे देखकर कहती है, जिन तुम इतने जल्दीबाजी में क्यों हो? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जिन वे घबराए हुए स्वर से कहता है, माय लेडी, आपको जल्दी मेरे साथ चलना होगा, आपको इसे खुद ही आकर देखना होगा माय लेडी। सीन कट होता है और हम देखते हैं जिनको, जो कि लेडी शीरा को एस्कॉर्ट करते हुए एक छोटे से झोपड़ी की ओर लेकर आता है। शीरा वहां पहुंचकर कहती है, यहाँ क्या काम है हमारा? जिन बहुत ही अलर्ट मोड में चले जाता है और वे कहता है, प्लीज क्षण भर के लिए रुकिए माय लेडी। वे जैसे ही बाहर का पर्दे को हटाता है, अंदर हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि खून से सना हुआ होता है। शीरा उस आदमी को देखकर हैरानी से कहती है, गिलबर्ट। वे जैसे ही गिलबर्ट की ओर बढ़ती है, जिन उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज आप उसके निकट ना जाएं। गिलबर्ट उन दोनों को वहां देखकर वे घबराए हुए और डरते हुए शीरा की ओर देखता है। तभी जिन कहता है, इसका जीभ को कोई काट दिया है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।